is जानवी and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अब हम इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं कि जैसे आज हम प्रिंटेड बुक्स देखते हैं, उनकी शुरुआत कब हुई और किस टाइप से ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करती चली गई। सबसे पहली प्रिंटेड बुक कौन सी थी उसके बारे में हम देखेंगे। ये जानेंगे कि मॉडर्न वर्ल्ड जैसा है जहां हमें प्रिंटेड बुक्स देखने को मिलती हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स देखने को मिलते हैं, हर जगह प्रिंट का यूज किया जाता है, सभी टेक्स्ट, सभी लेटर्स हम लोग प्रिंट के फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, तो प्रिंट कल्चर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे और आज के वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी ओवरव्यू देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। द बिगिनिंग ऑफ प्रिंट। अब इस प्रिंट टेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे पहले साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में डेवलप हुई थी। सबसे पहले चाइना, जापान एंड कोरिया, इस एरिया में जो हमारी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हुई थी, उसकी स्टार्टिंग हुई थी। यहाँ पे हम कोरियन पेनिनसुला की बात कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों की बात कर रहे हैं, यानी किम जोंग उन और बीटीएस दोनों की बात कर रहे हैं। तो चाइना, जापान एंड कोरिया, ये तीन ऐसे नेशन हैं, ये जो एरिया है यहीं पे सबसे पहले प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी शुरू हुई। चाइना हर चीज में आगे है, यहाँ भी चाइना में ही सबसे पहले स्टार्टिंग हुई प्रिंट कल्चर की। In China, wood block printing was common even before the 15th century। 15th century से पहले तक की बात की जाए तो चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज किया जाता था। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जैसे आज हम स्टैम्प्स देखते हैं उसी टाइप का पूरा सिस्टम चला करता था। हम स्टैम्प्स पे देखते हैं कि कुछ अल्फाबेट्स उस पे लिखे हुए होते हैं, कुछ लेटर्स लिखे हुए होते हैं। हम उसे इंक पैड पे लगा करके जैसे ही स्टैम्प लगाते हैं किसी पेज पे, तो हम देखते हैं कि उस पेज पर सारे लेटर्स या वर्ड्स लिखे हुए आ गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस स्टैम्प का यूज किया है जिसपे पहले से वो सारे लेटर्स एनग्रेव्ड थे। वैसे ही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, यहाँ पे हम वुड के ब्लॉक्स लेते हैं, वुडन ब्लॉक्स लेते हैं जिनपे एनग्रेव किए जाते हैं, लेटर्स लिखे जाते हैं, और जब उन लेटर्स पे इंक लगाओगे आप और जब उसे स्टैम्प करोगे तो आपको वो लेटर्स दिखाई देंगे पेज पर। तो चाइना में यही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज किया जाता था 15th सेंचुरी से पहले तक। स्प्रेड ऑफ प्रिंट टू यूरोप। अब चाइना से ये यूरोप में कैसे फैली, ये जो प्रिंट कल्चर है वो यूरोप में कैसे स्टार्ट हुआ। प्रिंट रीच्ड यूरोप थ्रू सिल्क रूट। सिल्क रूट जिसके बारे में हमने हिस्ट्री के चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। सिल्क रूट कुछ ऐसे रूट्स हैं जहां से सिल्क का ट्रेड किया जाता था और ये रूट्स चाइना को साउथ एशियन नेशंस, सेंट्रल एशियन नेशंस, अफ्रीका और यूरोपियन नेशंस के साथ जोड़ते हैं सिल्क रूट। तो चाइना मेनली ट्रेड क्या करता था, किसका, सिल्क का, इन रूट्स के थ्रू। तो सिल्क रूट से ही होते हुए प्रिंट टेक्नोलॉजी यूरोप तक पहुंची। Marco Polo, an Italian explorer, brought the knowledge of paper and printing from China to Europe in the 13th century। मार्को पोलो जो इटली से बिलोंग किया करते थे, ये इटालियन एक्सप्लोरर थे जो पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहे थे। तो अब ये जो मार्को पोलो थे उन्होंने 13th सेंचुरी में, यानी 1200 का जो बाद का टाइम पीरियड है, तो 13th सेंचुरी में मार्को पोलो ने क्या किया, जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी चाइना की और जो पेपर था वो सब इंट्रोड्यूस किया यूरोपियन नेशंस में। मार्को पोलो पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड में घूमते घूमते वो चाइना भी गए। वहां पे उन्होंने कुछ नया देखा कि लोग पेपर पे प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट कैसे कर रहे हैं, उनकी जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी उस सबसे बहुत ज्यादा एक तरह से प्रभावित हुए या कह लो अट्रैक्ट हुए मार्को पोलो, और उन्होंने इसी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को और पेपर को इंट्रोड्यूस किया यूरोप में। और कब इंट्रोड्यूस किया, 13th सेंचुरी में। Before the printing press, books in Europe were copied by hand, often by monks। अब प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले, यहाँ पे हम वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस मशीन्स थी स्टार्टिंग के टाइम की। तो प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले जो लोग थे यूरोपियन नेशंस की अगर बात करें तो यूरोपियन नेशंस में जितने भी लोग थे वो क्या करा करते थे, बाय हैंड बुक्स लिखा करते थे। और खास करके कौन लिखते थे, मॉन्क्स। अब मान लो आपको एक बुक दे दी जाए, ये बुक आपको और ज्यादा बनानी है, ऐसी सेम बुक्स आपको बनानी है सेल करने के लिए, तो उन बुक्स को ये मॉन्क्स क्या करते थे, बाय हैंड लिखा करते थे, बाय हैंड प्रोडक्शन क्या करते थे बुक्स का। अब मान लो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, बुक में लिखते वक्त कोई मिस्टेक हो गई, कटिंग हो गई, तो वो पेज आपको दोबारा से लिखना पड़ता था, जिस वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी इन मॉन्क्स को बुक्स पब्लिश करने में। और साथ ही साथ
ये इतना टाइम कंज्यूमिंग था कि आप 3-4 दिन में जाकर के कोई एक बुक बना पा रहे हो, वो भी तब जब आप घंटों तक एक दिन में काम करो, तो तब जाके आप 3-4 दिन में बना पा रहे हो एक एक बुक। तो क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लग रहा था आपका यहाँ पे, तो इसकी वजह से बुक्स के प्राइसेस भी हाई थे। तो पहले प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले स्पेशली जो मॉन्क्स थे वो क्या करा करते थे, बाय हैंड बुक्स प्रोड्यूस किया करते थे, बुक्स लिखा करते थे। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। अब प्रिंटिंग प्रेस जो टेक्नोलॉजी थी, जो मशीन थी सबसे पहली, वो आई। जोहान गुटेनबर्ग ऑफ जर्मनी इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस अराउंड 1448। 1448 के टाइम पे जोहान गुटेनबर्ग जो जर्मनी से थे, इन्होंने सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई, इन्होंने इन्वेंशन किया प्रिंटिंग प्रेस का। फर्स्ट प्रिंटिंग बुक वाज द गुटेनबर्ग बाइबल। फर्स्ट बुक जो प्रिंट की गई थी वो थी गुटेनबर्ग बाइबल। गुटेनबर्ग बाइबल क्यों कहा गया है? पहली बात, ये मशीन जो है, ये जो इन्वेंशन किया है वो किसने किया है? जोहान गुटेनबर्ग ने, तो उनके नाम पे है। और सबसे पहली बुक जो प्रिंट की गई थी वो थी बाइबल। इसे 42 लाइंस बाइबल भी कहा जाता है। गुटेनबर्ग बाइबल जो है उसे 42 लाइंस बाइबल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके हर एक पेज में 42 लाइंस लिखी हुई हैं, इस वजह से इसे 42 लाइंस बाइबल भी कहा जाता है। बाइबल को क्यों चुना गया? क्योंकि उस टाइम पे सोसाइटी रिलीजियस टाइप की थी, यानी ज्यादातर लोग रिलीजियसली, स्पिरिचुअली इन सभी बातों पे यकीन किया करते थे, मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को माना करते थे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें कि जो रिलीजन है उससे लोग बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे इस टाइम पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहली बुक जो पब्लिश करी वो थी बाइबल। और बाइबल में भी एक तरह से पहले जो बाइबल थी, अब क्योंकि काफी टाइम लगता था एक एक बुक लिखने में, तो इस वजह से बाइबल के साथ साथ सारी बुक्स वैसे तो, लेकिन बाइबल भी बहुत ज्यादा महंगी थी, जो कौन अफोर्ड कर सकता था? बस रिच पीपल और चर्च। तो इसकी वजह से गरीब लोग नहीं पढ़ पा रहे थे बाइबल को। अब जब गुटेनबर्ग बाइबल पब्लिश की गई, जब बाइबल पब्लिश की गई प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू, तो क्योंकि कम टाइम में आपने पूरी बुक पब्लिश कर दी है, तो इस वजह से प्राइसेस थोड़े कम हुए, क्योंकि आपका टाइम उतना ज्यादा नहीं जा रहा है, आपको उतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ रहा है, मशीन अपने आप काम कर रही है। तो इस वजह से प्राइसेस अपने आप थोड़े डाउन चले गए, जिसकी वजह से जो सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन के लोग थे, गरीब लोग हों, मिडिल क्लास के लोग हों, सब अफोर्ड कर पा रहे थे इन बुक्स को। तो गुटेनबर्ग बाइबल सबसे पहली प्रिंटिंग बुक थी। The printing press revolutionized the spread of knowledge, making books cheaper, faster to produce and available to more people. अब प्रिंटिंग प्रेस के आने से क्या हुआ, लोगों में नॉलेज फैली, यानी लोग जो हैं अब और ज्यादा नॉलेज ले सकते हैं। अब क्योंकि पहले बुक्स महंगी हुआ करती थी, एक्सपेंसिव हुआ करती थी, तो ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे उन बुक्स को। अब क्योंकि बुक्स अफोर्डेबल रेट पे सेल की जा रही हैं, तो सभी लोग जब उन बुक्स को खरीदेंगे, पढ़ेंगे, तो सभी को कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी अपने प्रेजेंट टाइम को लेकर के, अपने पास्ट को लेकर के, सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ऐसे नॉलेज फैलते चली गई, सभी लोगों में नॉलेज का स्प्रेड हमें देखने को मिला। मेकिंग बुक्स चीपर, ये जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसकी वजह से बुक्स सस्ती भी हो गई, क्योंकि अब हमारा उतना टाइम नहीं लग रहा है, हम कम टाइम में बुक्स पब्लिश कर दे रहे हैं, बुक्स पूरे लिख के कंप्लीट हो जा रही हैं। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बुक्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बुक्स के जो प्राइसेस हैं वो कम हो गए। फास्टर टू प्रोड्यूस, ये तो हमने देखा प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू क्या हो रहा है, हम बुक्स जल्दी पब्लिश कर सकते हैं। एंड अवेलेबल टू मोर पीपल, अब क्योंकि बुक्स सस्ते रेट पे मिल रही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग अफोर्ड करेंगे, उन बुक्स को खरीदेंगे। इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट, अब इस प्रिंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा? बुक्स बिकेम अफोर्डेबल, बुक्स जो है वो अफोर्डेबल हो गई, यानी अफोर्डेबल रेट पे सेल की जा रही हैं, तो हमारी सोसाइटी का हर एक पर्सन खरीद सकता है इन बुक्स को। हमारी सोसाइटी नहीं, यहाँ पे यूरोप की बात हो रही है। तो उस टाइम पे जो लोग थे, जितने भी लोग थे, वो सब खरीद सकते थे बुक्स को, क्योंकि अब बुक्स रिलेटिवली कम प्राइसेस पे मिल रही हैं। स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड न्यू आइडियाज, जो लोग पहले पढ़ नहीं सकते थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, अब वो बुक्स खरीद के पढ़ सकते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी है। बुक्स कम रेट पे सेल की जा रही हैं, लो रेट पे सेल की जा रही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग बुक्स खरीद के उन्हें पढ़ सकते थे, यानी लिटरेट हो सकते थे, जानकारी ले सकते थे, इंफॉर्मेशन ले सकते थे अपने आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में। और साथ ही साथ नए नए आइडियाज भी लोगों तक पहुंचाए गए इन बुक्स के थ्रू, जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब आइडियाज के बारे में लोगों को बताया गया इन बुक्स के थ्रू। एनकरेज डिबेट्स एंड डिस्कशंस, अब जितने भी लोग पढ़ा करते हैं बुक्स, अब मान लो कोई एक आपने देखा टाइटल कि
किसी पर्सन का ये कहना है, आपने कोई एक स्कॉलर के बारे में पढ़ा कि इस स्कॉलर का ये कहना है, हो सकता है कि आप उसकी बात से सहमत ना हो, आप अग्री ना करो उसके उस स्टेटमेंट से, तो आप अपनी बात रखोगे, अपने खुद की बुक पब्लिश करवाओगे जिसमें आप काउंटर अटैक करोगे उस पर्सन के स्टेटमेंट को जिसकी स्टेटमेंट आपने पढ़ी थी। तो ऐसे क्या हो रहा है, डिबेट्स एंड डिस्कशंस होने लगी। लोग जो है एक तरह से डिबेट्स एंड डिस्कशंस जब भी होती हैं तो हम लोग बहुत प्रॉपर एक सही कंक्लूजन पे निकलते हैं, तो डिबेट्स एंड डिस्कशंस बढ़ने लगी। प्रिंट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, अब देखते हैं प्रिंट का मॉडर्न वर्ल्ड को क्रिएट करने में क्या योगदान रहा है। प्रिंट प्लेड अ मेजर रोल इन द राइज ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज। प्रिंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी मॉडर्न लाइफ को बनाने में। प्रिंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आज हम बुक्स नहीं देखते, बुक्स नहीं होती, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स कुछ भी नहीं होती हमारे पास। हम लोग उस टाइम के लोगों की तरह इलिटरेट ही रह जाते, हमें पढ़ने का मौका नहीं मिलता। इट इन्फ्लुएंस्ड साइंटिफिक डिस्कवरीज। सबसे पहली बात, ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई उसकी मदद से साइंटिफिक डिस्कवरीज होती चली गई। अब अगर हर एक साइंटिस्ट जो भी नई डिस्कवरी कर रहा है तो वो साइंटिस्ट सिर्फ अपने तक तो रखेगा नहीं, वो साइंटिस्ट लोगों को बताएगा। अगर ऐसा होता कि हर एक साइंटिस्ट सिर्फ अपने तक रखे, जो भी उसने डिस्कवरी करी है वो सिर्फ अपने तक रखे, किसी को बताए ही ना, तो उस डिस्कवरी का कोई फायदा नहीं है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जितने भी डिस्कवरीज कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को बताना शुरू किया इन बुक्स के थ्रू। तभी तो आज हम न्यूटन के लॉज वगैरह पढ़ते हैं, इसी वजह से पढ़ते हैं क्योंकि ये जो साइंटिस्ट हैं वो बुक्स पब्लिश करवाते हैं। साइंटिस्ट क्या, हर एक पर्सन जिसके पास नॉलेज है वो अपनी बुक्स पब्लिश करा सकता है। तो बुक्स जब वो पब्लिश करवाएंगे तो एक तरह से डिबेट्स, डिस्कशंस होंगी और ज्यादा नए नए हमें आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पे साइंटिफिक डिस्कवरीज की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है एक साइंटिस्ट ने जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी मशीन इन्वेंट करी है, जब दूसरा साइंटिस्ट उस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेगा तो क्या पता वो साइंटिस्ट उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट करे। तो इस टाइप से साइंटिफिक डिस्कवरीज होते चली गई। पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस में भी हेल्प मिली। वो कैसे, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म, ये सारे जो आइडियाज थे वो सब स्प्रेड हुए। लोगों को इन सभी आइडियाज के बारे में पता चला, किसकी वजह से, इन बुक्स की वजह से, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से। रिलीजियस रिफॉर्म्स, पहले सिर्फ चर्च था, या चर्च हो गया, या जो अमीर लोग होते थे सोसाइटी के, जो ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे, अपर क्लास हुआ करती थी, सिर्फ वही बुक्स को अफोर्ड कर सकते थे। अब क्योंकि एक तरह से ये सारे बुक्स जो हैं अब कम रेट पे मिल रही हैं, तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर सेक्शन, सोसाइटी का हर एक सेक्शन अफोर्ड कर सकता है इन बुक्स को। तो उससे हमें क्या देखने को मिल रहा है, रिलीजियस बुक्स को अब हर कोई पढ़ सकता है। जो पहले सिर्फ नॉलेज चर्च के पास हुआ करती थी, वो अब हर किसी पर्सन को वो नॉलेज मिल सकती है घर बैठे हुए। हर एक पर्सन बुक अफोर्ड कर सकता है, बुक्स पढ़ के वो नॉलेज ले सकता है रिलीजियस आइडियाज के बारे में। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, अब यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल हम अपने इंडिया का देखेंगे। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जब इंडिया में चलाए जा रहे थे तो उन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के लिए लोगों को और ज्यादा अवेयर कैसे किया जा रहा था, अपने एक तरह से फ्रीडम को लेकर के लोगों को कैसे अवेयर किया जा रहा था कि हम लोग ये मूवमेंट चलाएंगे, इस टाइप से आपको पार्टिसिपेट करना है, लोगों को कैसे पता चल रहा था। गांधी जी हर एक इंसान को तो जाके बता नहीं रहे थे कि आपको अब ये करना है, अब ये करना है। तो गांधी जी क्या कर रहे थे, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे। सिर्फ गांधी जी नहीं, जितने भी हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे, वो प्रिंट करवा रहे थे न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, ये सब बातें प्रिंट करवा रहे थे, लोगों के मन में नेशनलिस्ट फीलिंग्स जगा रहे थे इस प्रिंट टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो इसकी वजह से, प्रिंट टेक्नोलॉजी की ही वजह से नेशनलिज्म की भी ग्रोथ होती चली गई और इसी की वजह से आज हम इंडिपेंडेंट नेशन भी हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप ये आपको समझ में आया है कि कैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई, यूरोप तक कैसे पहुंची और इसकी वजह से, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से कौन कौन से चेंजेस आए, वो सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।